Hello everyone, welcome back to the channel सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके जीएसटी सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चालान पहचान संख्या कितने अंकों की होती है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये 17 डिजिट का होता है, 17 डिजिट का, जिसमें से 14 डिजिट जो होता है ना, ये आपका सी पिन होता है, सी पिन, ठीक है। और 3 डिजिट जो होता है ये आपका बैंक कोड होता है, 3 डिजिट बैंक कोड होता है, ठीक है। और ये 14 और 3 मिलाकर के 17 डिजिट के जो हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, ईएफपीबी के अंतर्गत कितने खाते खोलने होते हैं? हाउ मेनी अकाउंट्स आर टू बी ओपनड अंडर ईएफपीबी? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यहां पर जो है ना 38 अकाउंट जो है ओपन करने पड़ते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 अकाउंट, 1 each फॉर सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड 1 each फॉर एसजीएसटी फॉर ईच स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, विल हैव टू ओपन 38 अकाउंट, ठीक है। तो प्रत्येक स्टेट के लिए जो है ना अकाउंट ओपन करना होगा, एसजीएसटी के लिए, ठीक है, और सीजीएसटी, आईजीएसटी के लिए प्रत्येक के लिए जो है एक एक अकाउंट ओपन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी पिन की वैधता अवधि है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी पिन इज? तो यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, 15 डेज, 15 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी मूल्यांकन नियमों के अंतर्गत मूल्य निर्धारित करने की विधि है, द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइजेस अंडर जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स इज? ए ऑप्शन है आपका तुलनात्मक विधि यानी कंपैरेटिव मेथड, बी है आपका गणना विधि यानी कैलकुलेशन मेथड, और सी है आपका अवशिष्ट विधि यानी रेडिजुअल मेथड, और डी है ये सभी। तो यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है, जीएसटी मूल्यांकन की जो है विधि है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्दिष्ट समावेशन जिन्हें लेन देन के मूल्य में जोड़ा जा सकता है कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं? स्पेसिफाइड इंक्लूजन which can be added to the value of the transaction come under which section? तो ये जो है आपका सी वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जॉब वर्क के लिए भेजा गया इनपुट कितने समय पश्चात वापस प्राप्त नहीं होने पर पूर्ति समझा जाएगा? द टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इज गुड्स आर नॉट रिटर्न द इनपुट सेंट फॉर जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, 12 मंथ होता है, अगर 12 मंथ तक वापस नहीं आता है तो इसको पूर्ति समझा जाएगा। किस केसेज में? तो इनपुट के केसेज में, ठीक है, इनपुट के केसेज में, ठीक है, यहां पर इनपुट का है ना, इनपुट, तो इनपुट के केसेज में 12 मंथ होता है। अगर कैपिटल गुड्स के केस की बात करें, कैपिटल गुड्स के लिए, तो उसके लिए 3 ईयर होता है। इसके लिए कैपिटल गुड्स के लिए 3 ईयर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 ईयर बोले तो 36 मंथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आगत कर छूट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल नॉट बी एलिजिबल ऑन? ए ऑप्शन है आपका पूंजीगत माल पर यानी कैपिटल गुड्स पे, बी है रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जीएसटी पर यानी जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज,
और सी है कर योग्य सेवाओं पर यानी टैक्सेबल सर्विसेज, और डी है व्यक्तिगत उपयोग के लिए माल पर यानी गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो माल लिया जाता है उस पर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, आईटीसी अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है ओटीपी है, ओटीपी इज, तो फ्रेंड्स सबको पता होगा कि ओटीपी का जो है फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कंपोजिशन स्कीम की दशा में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होगा। इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल टू। ए ऑप्शन है आपका केवल आपूर्तिकर्ताओं को, द सप्लायर ओनली। बी है केवल प्राप्तकर्ता को, द रिसीवर ओनली। सी है ए और बी दोनों को, और डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा प्रस्तुत करने की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट? ए ऑप्शन है आपका वार्षिक विवरणी की प्रस्तुति तक यानी टिल द डेट ऑफ फिलिंग एनुअल रिटर्न, और बी है आपका आगामी वित्तीय वर्ष के सितंबर माह की विवरणी की देती थी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और सी है आपका ए एवं बी में जो भी पहले हो यानी व्हिचएवर इज अर्लियर इन द एबव ए एंड बी, और डी है आपका उपयुक्त ए एवं बी में जो भी बाद में हो यानी व्हिचएवर इज लेटर इन द एबव ए एंड बी। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, कौन सा सेट ऑफ स्वीकृत नहीं है? विच सेट ऑफ इज नॉट अलाउड? तो ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है इनपुट एकीकृत जीएसटी का, यानी एकीकृत जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी व राज्य जीएसटी के विरुद्ध, यानी इनपुट ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी अगेंस्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। बी है आपका इनपुट केंद्रीय जीएसटी का, यानी केंद्रीय जीएसटी एकीकृत जीएसटी के विरुद्ध, यानी इनपुट ऑफ सेंट्रल जीएसटी अगेंस्ट सेंट्रल जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। सी है आपका इनपुट राज्य जीएसटी का, यानी राज्य जीएसटी एवं केंद्रीय जीएसटी के विरुद्ध, यानी इनपुट ऑफ स्टेट जीएसटी अगेंस्ट स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है अस्वीकृत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आगत कर छूट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की शर्तें हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो प्राप्त करने का कौन सा शर्त है भाई? कह रहा है कि द कंडीशन फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज। ए ऑप्शन दिया हुआ है क्रेता का पंजीकृत होना यानी बायर टू बी रजिस्टर्ड। बी है विक्रेता का पंजीकृत होना यानी सेलर टू बी रजिस्टर्ड, और सी है उपयुक्त ए और बी दोनों। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्रेता और विक्रेता यानी बायर और सेलर दोनों का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। ठीक है, तभी जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगत कर छूट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि घटाई जाती है। द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज डिडक्टेड। ए है शन व्यवहार मूल्य में से यानी फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू। बी है कर निर्धारण मूल्य में से यानी फ्रॉम द असेसमेंट वैल्यू, और सी है आपका कुल देय जीएसटी में से यानी फ्रॉम द टोटल जीएसटी पेएबल, और डी है कर योग्य पूर्ति में से यानी फ्रॉम द टैक्सेबल सप्लाई। यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, कुल देय जीएसटी में से फ्रॉम द टोटल जीएसटी पेएबल।
आईटीसी घटाई जाती है। कहाँ से? फ्रॉम द टोटल जीएसटी पेबल। क्वेश्चन नंबर 14 है जीएसटीआर 5 कौन दाखिल करता है? हु फाइल्स जीएसटीआर 5? ए ऑप्शन है अनिवासी करदाता यानी नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर। ठीक है, अनिवासी करदाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है अंतिम रिटर्न को पंजीकरण रद्द करने की तिथि या रद्द करने के आदेशों की तिथि से कितने माह के अंदर प्रस्तुत किया जाता है? द फाइनल रिटर्न इज फाइल्ड विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, 3 मंथ। यानी आप कह सकते हैं 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिच एवर इज लेटर। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निर्धारित अवधि में कर योग्य आपूर्ति न होने पर प्रस्तुत की जाने वाली रिटर्न है। इफ देयर इज नो टैक्सेबल सप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड द रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड इज। ए ऑप्शन है आपका जीएसटीआर 1 बी है आपका जीरो रिटर्न, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जीरो रिटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई व्यक्ति व्यापार बंद कर देता है तो उसे प्रस्तुत करना होगा व्हेन अ पर्सन क्लोजेस द बिजनेस ही हैज टू फाइल। ए ऑप्शन है आपका जीएसटीआर 10, बी है जीएसटीआर 9, सी है जीएसटीआर 1 और डी है जीएसटीआर 2। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जीएसटीआर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यानी अकाउंट वगैरह क्लोज करने के लिए ना जीएसटी वगैरह का सब जीएसटीआर 10 फाइल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस जब आपका बंद होगा तो सारे जीएसटी वगैरह के अकाउंट जो हैं क्लोज करने होंगे, तो इसलिए आपका जो है जीएसटीआर 10 फाइल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है जीएसटी पंजीकरण की छूट प्राप्त सीमा है। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है सकल आवर्त या बिक्री 40 लाख तक यानी ग्रॉस टर्नओवर और सेल अप टू 40 लाख। ठीक है, तो यहां पर आपका ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। और फ्रेंड्स आपको बता दूं 40 लाख ग्रॉस टर्नओवर का है। ठीक है, लेकिन अगर सर्विसेज की बात करें तो 20 लाख है। ठीक है, सर्विसेज के लिए 20 लाख और ग्रॉस टर्नओवर है तो 40 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है जीएसटीआर 8 दाखिल किया जाता है। जीएसटीआर 8 इज फाइल्ड बाय। ए ऑप्शन है आपका इनपुट सेवा वितरक द्वारा यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बी है ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा जीएसटीआर 8 जो है फाइल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल न करने पर जुर्माना है। पेनाल्टी फॉर नॉट फिलिंग जीएसटी रिटर्न ऑन टाइम इज। तो यहां पर ए ऑप्शन दिया हुआ है 200 रुपये प्रतिदिन, बी है 300 रुपये प्रतिदिन, सी है 100 रुपये प्रतिदिन और डी है 500 रुपये प्रतिदिन। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी 100 रुपये पर डे। ठीक है, ये अपडेटेड है 2023 में, मार्च 2023। क्वेश्चन नंबर 21 है निर्धारित समय में रिटर्न दाखिल न करने पर अधिकतम जुर्माना है। मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर नॉट फिलिंग रिटर्न विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है संयुक्त योजना यानी कंपोजिशन स्कीम का लाभ मिलता है यदि आपूर्ति द बेनिफिट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम इज अप्लीकेबल इफ द सप्लाई इज। ठीक है, तो
ए ऑप्शन दिया हुआ है राज्य के अंदर की जाती है यानी इंट्रा स्टेट, तो ए वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ई वे बिल बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। जनरेशन ऑफ ई वे बिल इंक्लूड्स। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है ई वे बिल का पंजीकरण यानी ई वे बिल रजिस्ट्रेशन, बी है आपका ई वे बिल लॉगिन, और सी है ई वे बिल फॉर्मेट, और डी है ये सभी यानी ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका डी, ये सभी। ठीक है, ई वे बिल बनाने की प्रक्रिया में ये सभी के सभी जो हैं शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24। इनमें से कौन से राज्य में समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम अपनाने के लिए सकल बिक्री की सीमा 75 लाख है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इज 75 लाख? ए ऑप्शन आपका दिया हुआ मिजोरम, बी है अरुणाचल प्रदेश, और सी है सिक्किम, और डी है ये सभी। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, ये सभी, इन सभी राज्यों में। ठीक है, 75 लाख की लिमिट रखी गई है कंपोजिशन स्कीम के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम अपनाने के लिए सकल बिक्री की सीमा है। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम इज, ठीक है, तो 1.5 करोड़ आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, 1.5 करोड़। और 75 करोड़ है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए, कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है उनके लिए जो है 75 करोड़ है, और बाकी के लिए जो है 1.5 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 26 है। रेस्टोरेंट के लिए समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत कर की दर है। द रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर रेस्टोरेंट इज। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, 2.5% CGST, 2.5% SGST, यानी टोटल मिलाकर के 5% रेस्टोरेंट के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। निर्माताओं के लिए समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम की कर की दर है। द टैक्स रेट अंडर कंपोजिशन स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरर्स इज। ए ऑप्शन है आपका 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। बी ऑप्शन है आपका 1% CGST एंड 1% SGST। सी ऑप्शन है आपका 0.5% CGST एंड 0.5% SGST, यानी दोनों मिलाकर के 1%। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा निर्माताओं के लिए जो है। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न में से क्या समाधान योजना या कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत सकल आवर्त में शामिल नहीं है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर अंडर कंपोजिशन स्कीम? ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है माल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बी है सेवाओं का निर्यात यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सी आपका कर मुक्त आपूर्तियां यानी टैक्स फ्री सप्लाईज, और डी है आपका विपरीत प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर योग्य आपूर्तियां यानी सप्लाईज टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज सिस्टम। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सप्लाईज अंडर टैक्सेबल अंडर द रिवर्स चार्ज सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 100 किमी के लिए ई वे बिल की वैधता क्या है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल फॉर 100 किमी? तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा 1 डे, एक दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। ई वे बिल की आवश्यकता होगी यदि माल ई वे बिल विल बी रिक्वायर्ड इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज। तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा 50,000 से अधिक हो यानी मोर देन 50,000। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।